नमस्कार मित्रों, अभियान सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम देखेंगे 4 प्रश्नों की जो आंसर्स है, जो पहले टेस्ट 1 हुआ है उसके 4 प्रश्न हम देखेंगे यहाँ पे वीडियो के फॉर्म में। और कल जो है सॉल्यूशन पूरा मिल जाएगा आपको, जो भी पेड ग्रुप में लोग हैं। आइए देखते हैं। पहले जो लोग नए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। और टेस्ट से कैसे जुड़ें उसके लिए पूरी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप उसमें शेड्यूल और टेस्ट 1 के पीडीएफ और ये सॉल्यूशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। 400 प्रश्नों की फ्रेमिंग के लिए भी हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये है व्हाट्सएप नंबर। कॉल इस पे न किया करें, कॉलिंग के लिए ये नंबर है, इसी पे कॉल किया करें। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। ये टेस्ट का दूसरा प्रश्न है। मंदिर वास्तुकला के विकास में चोल वास्तुकला के योगदान की व्याख्या करें। तो इसमें कहां पे इमेज डालना है, जो भी आप ग्राफिकल क्या क्या डाल सकते हैं और क्या क्या पॉइंट्स इसमें होने चाहिए, इसमें व्याख्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो चोल वास्तुकला के बारे में, जो टेम्पल आर्किटेक्चर है उनके बारे में बात करनी है हमें। तो मंदिर स्थापत्य की शुरुआत दक्षिण में पल्लवों द्वारा की गई, लेकिन इसका चरमोत्कर्ष चोल काल में देखा गया। इनकी प्रमुख विशेषताएं निम्न रूप से देखी जा सकती हैं। द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण जैसे बृहदेश्वर तंजौर का मंदिर है। और भी मंदिरों के नाम आप लिख सकते हैं, आपको पूरी छूट है यहाँ पे। चोलों द्वारा 10वीं से 11वीं सदी में बृहद साम्राज्य का निर्माण करना। विशाल का स्थापत्य कला यहाँ का सबसे प्रमुख उदाहरण है, जो कि इस काल में आकर के चोल काल में विशालकाय मंदिर बनाए जाने लगे। जैसे तंजौर का मंदिर आप देखेंगे और स्वामीनाथन मंदिर आदि भी देखेंगे। जो भी मंदिर हैं चोलकालीन वो द्रविड़ शैली के हैं। तो द्रविड़ शैली के मंदिरों की खासियत क्या क्या है वो आप एक ग्राफ के माध्यम से दिखा सकते हैं। नीचे हमने दिखाया है, उस इमेज को या उस ग्राफ को आप ऊपर भी ला सकते हैं। अगला देखते हैं। मंदिरों का निर्माण भव्य होना, जिनका अनुसरण पड़ोसी राज्यों द्वारा किया जाना। ईंटों के स्थान पर पत्थर शिलाओं का प्रयोग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। खास करके जो मंदिर निर्माण में पत्थर काट करके तराशे गए और विभिन्न कलाकृतियों से उनको सजाया गया, ये चोलकालीन मंदिरों की प्रमुख विशेषताएं हैं। विमान अधिक ऊंचे, और पूरे मंदिर की जो खासियत है वो एक पैरा में या एक कंटेंट में आप दे देंगे। विमान बहुत अधिक ऊंचे, उस पर शिखर भी है, ऐसे करके आकृति बनाई गई। ये नीचे हमने दिखाया है, तो ये विमान बोला जाता है इसको पूरे को। विमान बहुत ऊंचे, पिरामिड नुमा छत जो है पिरामिड नुमा, आधार वर्गाकार, बहुमंजिली इमारतें, विशाल प्रांगण, कक्ष तथा जलकुंड भी होते थे इसमें का समावेश। और भव्य गोपुरम जो होता है एंट्रेंस गेट को बोलते हैं। चोलकालीन स्थापत्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। ये विशेषताएं हम जरूर दिखाएंगे और यही सबसे बड़ा इनका योगदान होगा। देवी देवताओं की प्रतिमाओं के स्थान पर राजा रानी की प्रतिमाओं का समावेश। बाहरी दीवारों पर स्त्री आकृतियों का उभार, वो भी बहुत ही सजीव चित्रण किया गया है, इनका चित्रण किया गया है इनके माध्यम से। कांसे की मूर्तियों का चलन, सजीव चित्रण का उदाहरण विश्वविख्यात नटराज की मूर्ति आप देखेंगे तो ये काफी फेमस है। और भी उदाहरण आपको जो भी समझ में आए, जितना शब्द सीमा हो उसमें आप लिख सकते हैं। हमने सारे पॉइंट्स दे दिए हैं, इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, पैरा के भी माध्यम से लिख सकते हैं। चोलकालीन मंदिर स्थापत्य कला भारतीय स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है। और इस ग्राफ को हमने नीचे बनाया है, वो आप ऊपर भी कर सकते हैं। जैसे गोपुरम कहां पे होना चाहिए, ये होगा, इसमें एंट्रेंस गेट होगा। उसके बाद बड़ा सा प्रांगण है, ये बहुत बड़ा होता था, इसमें हजारों की संख्या में लोग आते जाते और सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पे निवास करते थे। तो मंडपम है, ये मुख्य गर्भगृह है। कहाँ पे बनेगा, ये गर्भगृह है ये पूरा। विमान जो यहाँ से लेकर के यहाँ की ऊंचाई होती है इसको विमान बोलते हैं। शिखर जो होगा वो नुकीला होता था। मंडपम का देख लीजिएगा, ध्वज भी होता था बीच में। महामंडपम की भी बात की गई है, महागोपुरम की भी बात की गई है कहीं कहीं पे। तो ये मुख्य जो है इनके। तो पल्लव काल के भी मंदिरों की विशेषता आप देख सकते हैं, उनका भी ऐसे ही आप क्वेश्चन फॉर्म में बना लेंगे। तो इन छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रख के हम इसको पहले भी कर सकते हैं। ये जो
आकृति बनाई गई है, इसको आप शुरू में भी डाल सकते हैं और इसका एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, या बाद में कहीं भी इसको दिखा दीजिए, तो उससे थोड़ा सा अट्रैक्टिवनेस जो होता है और शब्द सीमा भी आपको कम हो जाएगी और थोड़ा सा इसके प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश में संगीत कला के विकास पर चर्चा कीजिए। तो संगीत कला का विकास पूरे भारत में हम देख सकते हैं कैसे होता है, लेकिन अभी हमें जो लिखना है संगीत कला का विकास उत्तर प्रदेश का जो योगदान है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में संगीत कला का प्राचीनतम साक्ष्य सामवेद में मिलता है। महात्मा बुद्ध के समकालीन कौशाम्बी इस समय जो डिस्ट्रिक्ट है उसको कौशम बोला जाता था, जहां की राजधानी वत्स थी। कौशम नरेश जो है वीणा में निपुण वादक थे। संगीत नवोन्मेष के लिए गुप्तों एवं हर्षवर्धन के समय उत्तर प्रदेश एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था। मध्यकालीन संगीत परंपरा में अमीर खुसरो का प्रमुख स्थान है। तबला का आविष्कार इन्होंने किया था, ये भी आप डाल सकते हैं। और भी जो अमीर खुसरो का हिंदी से उर्दू और बातों का करना, ईरानी संगीत रागों में प्रचलित भारतीय रागों का सम्मिश्रण करना, और जो ध्रुपद गायन का इन्होंने नया आविष्कार किया था, इन सब चीजों को भी आप मैनेज कर सकते हैं और लिख सकते हैं। फैक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, उसको आपको मैनेज कैसे करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पॉइंट वाइज भी डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। मध्यकालीन के बारे में भी मध्यकाल में भी लिख सकते हैं कि और भी जो होंगे, और भी हमारे पास जितने भी मुस्लिम सूफी गायक हैं और सारे लोग हैं उनकी बारे में बात कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों का नाम हमने दिया है। स्वामी हरिदास एक महान संत व संगीतज्ञ थे, तानसेन के गुरु माने जाते हैं। हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत में भी इनकी बात की जाती है। इनका प्रवीणता जो है वो हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत में थी। भक्ति आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश में विभिन्न संत संगीतज्ञों का प्रादुर्भाव देखा जा सकता है। वल्लभाचार्य जी के द्वारा कृष्ण लीला का प्रारंभ, ये भी संगीत के योगदान में बहुत ही प्रमुख योगदान है। मध्यकालीन समय में ही भक्ति आंदोलन आया था। तो विट्ठल नाथ के द्वारा कृष्ण लीला गान समुदाय के रूप में अष्टछाप कवियों की स्थापना की गई है। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, आप कहीं से भी कोई उदाहरण उठा के दे सकते हैं। आधुनिक शास्त्रीय संगीत में के विकास में उत्तर प्रदेश के विभिन्न घरानों का योगदान, आगरा घराना, बनारस घराना, अतरौली घराना, इटावा घराना और इलाहाबाद घराना। तो इन घरानों के विशेषज्ञों की भी बात आप कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे संगीत पूछा गया है, नृत्य के बारे में आप नहीं करेंगे, तो इन घरानों के बारे में और जो भी प्रमुख गायक हैं, बांसुरी वादक हैं या पखावज आदि के जो भी संगीतज्ञ हैं जो आप यूपी स्पेशल के लिए पढ़ते हो, आप इनका समावेश इन प्रश्नों में आसानी से कर सकते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश से विशेष से संबंधित हम लोग भी 50-60 प्रश्न आपको देंगे। जो लोग प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे, 400 प्रश्नों की जो फ्रेमिंग जिन्हें परचेज करना होगा, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है कि कैसे आपको पेमेंट करना है, कैसे आपको कंटेंट कब और कैसे मिलेगा। उसके लिए व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप संपर्क करें। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक रूपरेखा का वर्णन कीजिए। तो प्राकृतिक रूपरेखा का वर्णन जो हम देखेंगे, उत्तराखंड अलग होने के बाद पर्वतीय क्षेत्रों का बहुत कम समावेश है उत्तर प्रदेश में, जो कि पूरे पर्वत, पहले उत्तर प्रदेश की सीमा तिब्बत से भी लगती थी, लेकिन जब से उत्तराखंड अलग हुआ है तो उत्तरी भाग में उत्तराखंड और नेपाल ही बचे हैं। और इनके आप एक मैप के माध्यम से, ये बहुत अच्छा मैप नहीं बना है, फिर भी ये जल्दी जल्दी में बनाया गया है। आप देखेंगे तो इसको मार्जिन में नहीं आना चाहिए, ये जल्दीबाजी में मार्जिन में आ गया है, तो ये आप गलती मत करिएगा। इस मार्जिन में नहीं कुछ लिखना होता है। थोड़ा मैप मैंने बाद में बनाया है, इस वजह से इसको इधर करना पड़ा, तो आप लोग ये ध्यान देंगे। तो प्रमुख 3 भागों में प्राकृतिक रूप से उत्तर प्रदेश को बांटा जा सकता है। भाबर या तराई का क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, दक्षिण के पठार और पर्वत। 8 राज्यों से घिरा हुआ है, आप सभी को पता ही होगा, बार बार परीक्षा में पूछा भी जाता है। तो 8 राज्यों के नाम आप लिख सकते हैं, चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड एवं बिहार, ये 8 राज्य हैं, इनके द्वारा ये घिरा हुआ है। और इनके प्रमुख देखेंगे आप इस मैप के माध्यम से, तो भाबर जो होता है वो पर्वतीय इलाकों के पास जो की जमीन जो होती है, जो दलदली होती है, जहां नदियां खो जाती हैं आकर के, ये भाबर का क्षेत्र है। 30 से 35 किलोमीटर, यहाँ पे आप दिखा भी सकते हैं कि लगभग 30 से 35 किलोमीटर का ये क्षेत्र है। इधर
उत्तर से दक्षिण की तरफ आते आते ये और सकरा हो जाता है। तराई का मैदान जो है उससे जस्ट सटा हुआ तराई का मैदान होता है। यहाँ पे घास वगैरह जो होते हैं, झाड़ियां होती हैं, उगी हुई होती हैं, कुछ खेती के भी काम किए जाते हैं। कपास की खेती तराई के मैदानों में की जाती है और खेती के उपयुक्त कुछ भूमि भी है इस माध्यम में। खादर देखेंगे सबसे उपयुक्त जो होती है कृषि के लिए ये भूमि है। ऐसे आप डिवीजन कर सकते हैं और मैप के माध्यम से दिखा सकते हैं। बांगर पठारी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, कहां किस राज्य से हमारी सीमा लगती है आप सभी को पता ही होगा, लेकिन मैप के माध्यम से आप इधर दिखा देंगे। हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहां से लेकर के यहां तक पूरा मध्य प्रदेश, एमपी जो है यहां से लेकर के यहां तक है। तो सबसे ज्यादा जिले एमपी से ही टच होते हैं। झारखंड यहाँ पे है, बिहार, हिमाचल का आप दिखा दीजिएगा। तो ये पूरे 8 राज्यों से घिरा हुआ क्षेत्र है। इन प्राकृतिक क्षेत्रों का आप थोड़ा थोड़ा दिखा देंगे, अगर समय वो शब्द सीमा आपको अनुमति देगी तो और भी बढ़ा सकते हैं। इनकी लंबाई चौड़ाई भी लिख सकते हैं और उनमें कृषि के कौन से होते हैं, अगर समय हो तो आप कृषि खेती कौन कौन सी होती है, कौन कौन से आपके जंगल पाए जाते हैं या पेड़ पौधे किस प्रकार के पाए जाते हैं, कौन से वन पाए जाते हैं, ये आप यहां दिखा सकते हैं। चूंकि शब्द सीमा बहुत अधिक नहीं होगी, 150 से 200 की ही होगी। तो पश्चिम में सहारनपुर से लेकर के पूर्व में देवरिया तक भाबर का 34 किलोमीटर चौड़ा पतली पट्टी वाला शिवालिक पहाड़ियों के इर्द गिर्द ये दलदल भूमि का निर्माण तराई मैदान जो है, तराई का जो भाग है वो 80 से 90 किलोमीटर चौड़ा है, ऊंची घनी घासों से भरा है। इसकी और भी विशेषताएं आप लिख सकते हैं। मैदानी क्षेत्र में मुख्यतः जो गंगा यमुना की सहायक नदियां और गंगा यमुना द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी से बना हुआ क्षेत्र है और इसमें खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त गेहूं, चावल, धान, मसूर, मूंग, दाल आदि की जो भी खेतियां होती हैं, इस पे भी आप लिख सकते हैं थोड़ा सा बढ़ा के। दक्षिण का पठार एवं पहाड़ जो है ये आपको मिलेगा झांसी से लेकर के पूरा बनारस तक। इसको हम 200 से 300 मीटर की ऊंचाई होती है पठारों की, ये पठार हैं। ये आपको देखेंगे विंध्याचल का जो एरिया है वहां से लेकर के पर्वतीय क्षेत्र पाए जाते हैं जिसमें खनिजों के प्रमुख भंडार होते हैं। तो इसमें हम ऐसे लिखेंगे, झांसी से लेकर के वाराणसी तक फैला यह क्षेत्र दक्कन का प्रसारित रूप है। पठारों की सामान्य ऊंचाई 200 से 300 मीटर व पहाड़ों की सामान्य ऊंचाई 600 मीटर के आसपास। इनके अधिकतर क्षेत्रों में वर्षा कम होती है तथा सूखे के प्रभाव अधिक रहता है। जैसे बुंदेलखंड का क्षेत्र उत्तर प्रदेश के खनिज बहुतायत में इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। इन प्रश्नों के माध्यम से आप समझ लेंगे कि कैसे हम लोग फ्रेमिंग कर रहे हैं। अगर आपको ये उपयुक्त लग रहा हो, सही लग रहा हो, तो आप हमारा टेस्ट कार्यक्रम ज्वाइन कर सकते हैं और प्रश्नों की फ्रेमिंग जो हम देंगे उनको भी आप परचेज कर सकते हैं। वर्तमान समय में सुभाष चंद्र बोस के विचारों पर महत्व डालिए, 13वां प्रश्न है। तो वर्तमान समय में अभी चूंकि उनकी आजाद हिंद फौज की भी 75वीं वर्षगांठ मनाई गई और पहली बार भारत में लाल किले के ऊपर ध्वज फहराया गया। तो इंडियन जो आर्मी थी उनकी, उसके माध्यम से तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, सुभाष चंद्र बोस का विचारों का महत्व आज के समय में क्या क्या है। तो इस पे बहुत अच्छा तो ये आंसर नहीं है, फिर भी आप लोग देख सकते हैं कि इसकी मदद से कुछ अच्छे आंसर आप और भी डेवलप कर सकते हैं। भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नेताजी, जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, आज भी भारतीय राजनीति, युवाओं, वैदेशिक नीतियों, प्रशासन और राष्ट्रवादी विचारों के लिए प्रासंगिक हैं। इनका राजनीतिक विचार क्या था? कांग्रेस के अंदर रहते हुए उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की बात की, जबकि अधिकतर नेताओं द्वारा डोमिनियन राज्य की मांग की जा रही थी। इसमें आप और भी चीजें बढ़ा सकते हैं कि वो कब कब कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, त्रिपुरी अधिवेशन और उसके बाद इनका कैसे मतभेद होता है। तो आप समयानुसार इनके अगर शब्द आपको अनुमति दे और अगर आपके पास समय है तो कुछ चीजें और भी राजनीतिक जो इनका कार्यकलाप हैं उनको जोड़ सकते हैं। कुछ विचारकों के द्वारा इन्हें फासिस्ट समर्थक माना जाता है, क्योंकि ये हिटलर से मिले थे और हिटलर ने ही इनको नेताजी की उपाधि दी थी, द फ्यूरर बोलते हैं इनको। तो फासिस्ट समर्थक इनको माना जाता है, लेकिन उनका जो व्यक्तिगत विचार था और राजनीतिक रूप से वो लोकतंत्र में बहुत ज्यादा विश्वास करते थे और लोकतंत्र को सबसे ज्यादा उपयुक्त मानते थे। तो राजनीतिक विचार आज भी वही प्रासंगिक है। लोकतंत्र के प्रभावशीलता के लिए साम्राज्यवाद के खिलाफ इन्होंने
बिगुल बजाया और 40,000 सेनाओं के साथ, इसको हम आगे देखेंगे। युवाओं के प्रेरणा स्रोत, युवाओं के प्रेरणा स्रोत कैसे रहे? विश्व की सबसे ताकतवर साम्राज्य के विरुद्ध हथियार उठाया और संगठित रूप से विरोध किया। विरोध करने के लिए तो भारत में बहुत सारे जो संगठन थे, जो कि क्रांतिकारी संगठन थे, उन्होंने भी काम किया, लेकिन उनका स्तर बहुत ही छोटा था। कुछ ही लोगों के द्वारा गुट बना करके किया गया, लेकिन वैश्विक स्तर पर विरोध करना, वो भी संगठित रूप से सेना के माध्यम से, जो तो ये पहला प्रयास था और वो आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत का काम करती है। गांधी जी ने उन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा था। तो ये पैट्रियट ऑफ पैट्रियट्स करके ये इनका स्टेटमेंट है गांधी जी का। गांधी जी के द्वारा देशभक्तों का देशभक्त उनकी उपमा दी गई थी। कूटनीतिक रूप से ये काफी सफल थे। आज की भी राजनीति में देखा जाए तो ये ध्रुवीय देशों, खास करके जापान और जापान और जर्मनी के साथ इन्होंने संबंध मजबूत करके, तो यहां सन भी डाल सकते हैं आप, 1943 में भारत ये 1943 में मजबूत करके अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध 40,000 भारतीय सैनिक जो बंदी थे, तो जापान और जर्मनी के सहयोग से आजाद हिंद फौज के द्वारा सामना करना प्रेरणा का कार्य करता है। प्रशासक के रूप में जो सबसे कठिन परीक्षा होती थी उस समय भी, आज भी सिविल सेवा जो है कठिनतम परीक्षाओं में से एक है विश्व की, तो उस समय बहुत ही ज्यादा कठिन थी। उम्र सीमा भी बहुत कम थी और लैटिन का ज्ञान बहुत ही आवश्यक होता था। तो एज अ सिविल सर्वेंट उन्होंने भारत में रह के काम करने का सोचा, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए उन्होंने प्रशासन से त्यागपत्र दे दिया और अंग्रेजी विरोधी कार्य करने के लिए उन्हें प्रशासन में नहीं रहना पड़ेगा। इस वजह से उन्होंने ये सारी चीजें, मतलब त्यागपत्र दिया था प्रशासन से। तो प्रशासक के रूप में और भी आप इनके जो चीजें हैं, एक राष्ट्रभक्त के रूप में और जो राष्ट्रवाद की विचारधारा है उससे बहुत ज्यादा प्रेरित थे ये। तो एज अ सोवरिन इंडिया और राष्ट्रवाद के बहुत बड़े पुरोधा के रूप में आप देख सकते हैं इसको। ये सारे प्रश्न हैं, लगभग 4 प्रश्न हमने आज शेयर किए हैं। अगर आपको हमारा कार्यक्रम सही लग रहा हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।